डेंगू ने बुरी तरीके से पूरे प्रदेश को घेर रखा है और अव्यवस्थाएं हैं। हालात इतने खराब हैं कि सरकार मृत्यु के आंकड़े भी छिपा रही है और इसमें साथ में लगे हुए जितने अस्पताल हैं, खासकर जिनको सरकारी अस्पताल कहा जाता है, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। मैं एम्स हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ चीजें आप सबके सामने रख रहा हूं। पहले भी बहुत सारे विवाद हुए, सीबीआई की जांच बैठी, लोगों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए, जिसमें कंकाल और हड्डी खरीद का मामला भी है। एक ऐसी कंपनी को काम दे दिया गया जो कंपनी ने कभी कंकाल और हड्डियों का काम ही नहीं किया और उसको सर्टिफिकेट देके उसको वो दे दिया गया। करोड़ों का घोटाला इसमें हुआ। रोड सफाई मशीन की खरीद में एक ऐसी कंपनी से मशीन खरीद ली जिसने एक पुरानी मशीन को दुगने दामों में बेचा और जिसमें वहां के कुछ अधिकारी कर्मचारी भी इन्वॉल्व पाए गए, कंपनी के जो मालिक हैं वो भी इन्वॉल्व पाए गए। तो उसमें अभी भी कोई रुकावट नहीं है। पहले भी इस विषय को उठाया गया। 600 लोगों को, ऐसे लोगों को जो राजस्थान और अन्य जगहों के थे, उनको नियुक्तियां प्रदान की गई और जो नियम है कि यहाँ के उत्तराखंड के लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको कहीं भी इसमें जगह नहीं दी गई। नियम है कि उन लोगों का यहाँ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के बिना उन लोगों को नियुक्तियां दी गई, जिससे मुझे लगता है कि गुजरात की उस कंपनी ने, जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया था, उस कंपनी ने जानबूझकर इस तरीके का षड्यंत्र रखा और गुजरात और राजस्थान के लोगों को रोजगार दिया, जिसमें उत्तराखंड के लोगों का हक मरा। मेरा संदेह उन नेताओं की तरफ भी जाता है जो 2022 के समय में राजस्थान इत्यादि के प्रभारी के तौर पे राजस्थान थे और उन्हीं के पास स्वास्थ्य विभाग भी था। मुझे लगता है राजस्थान के प्रवास के दौरान जिन लोगों से उनके संबंध बने, उनके माध्यम से ये 600 नियुक्तियां एम्स में की गई, इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक ही परिवार के 6 लोगों को भी इस 600 लोगों में नौकरी मिली। तो नेताजी का, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग है और उनके किन लोगों से संबंध राजस्थान में बने, कहीं कोई राजस्थान का हाकम सिंह इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है, इन सब चीजों की भी जांच होना नितांत आवश्यक है। ये जो कंपनी जिसको इस समय वहां का काम दिया जा रहा है, ये एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, राजदीप इंटरप्राइजेस, गांधी नगर गुजरात की ये फर्म है और ये राजदीप इंटरप्राइजेस जो कंपनी है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित एक हॉस्पिटल है। वहां से भी इसको पैसों की अनियमितता और नर्सिंग स्टाफ की सैलरी ना देने के कारण ब्लैकलिस्टेड किया गया, जिसमें हाईकोर्ट में भी अपील हुई और हाईकोर्ट ने भी इनको ब्लैकलिस्टेड माना। और ये माना जाता है कि जो ये कंपनी है, इसको इसलिए जाना जाता है कि पीएफ और इत्यादि के मामलों में बहुत बड़ा फ्रॉड हमेशा करती रही है। कंपनी में काम करने वाले लोगों के साथ ये बहुत बड़ा छलावा है और इसी कंपनी को लगभग 1200 नर्सिंग स्टाफ का भविष्य जो इस समय वहां है, उनका भविष्य खतरे में है, क्योंकि बीच में आप सबने कवरेज भी दी थी। वहां का स्टाफ लगातार आंदोलन भी कर रहा था कि उनको ना हटाया जाए, नए लोगों को रखने की कोशिश फिर वहां हो रही है। तो ये एम्स में जो प्रकरण चल रहे हैं, चाहे जो पुराने घोटाले हैं या जो ये ब्लैकलिस्टेड कंपनी को यहां दिया गया है कि गुजरात के किसी बड़े नेता के दबाव में उत्तराखंड में काम सौंपा गया है, ऐसी कंपनी जो गुजरात में स्वयं और कुछ अन्य स्टेट्स में ब्लैकलिस्टेड है, उसको आखिर उत्तराखंड जैसे राज्य में एम्स में जिम्मेदारी कैसे दी गई, ये जांच का एक बहुत बड़ा बिंदु है। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स आपके पास हैं। आदरणीय मथुरा दत्त जोशी जी आप तक वो डॉक्यूमेंट्स भी पहुंचाएंगे जो इनके ब्लैकलिस्टेड होने के जिसके सबूत हैं, हाईकोर्ट में क्या निर्देश हुए वो भी आप तक पहुंचाएंगे। का काम दे दिया गया है नर्सिंग स्टाफ का एम्स में, और जो पहले भी जो भर्ती घोटाले हुए
उसकी ऑलरेडी हम लोग जांच की बात पहले कर चुके हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि जो राजस्थान में कुछ इलाके के प्रभारी के तौर पे गए थे, उन्हीं के पास ये विभाग है, और कहीं कोई राजस्थान का हाकम सिंह इन्वॉल्व तो नहीं है। ये इस बात की, इस प्रकरण की जांच आवश्यक है। ये मेरे ख्याल से देखा जाना चाहिए और इसकी जांच भी होनी चाहिए। एम्स ऋषिकेश में जो मैंने आपसे मशीन की बात कही थी, जिसको सीबीआई ने भी माना, उसमें यूरेका फोर्ब्स जो मशीन एम्स को बेचना चाहती है वो मानकों के हिसाब से थी, उसको ना देकर इस कंपनी को दे दिया गया, फ्रॉड कंपनी को, और उस कंपनी ने दुगने कीमत पर पुरानी मशीन को खरीद के एम्स को दिया। उसके अलावा नर कंकाल और उसकी खरीद के लिए भी एक ऐसी कंपनी को जो सफाई के संयंत्र बेचती है, उस कंपनी को काम दिया गया। और सीबीआई ने इसमें कई लोगों के खिलाफ काम भी किया है, लेकिन जो भर्ती घोटाला है उसमें अभी तक जांच नहीं बैठी। मेरी आप लोगों के माध्यम से ये मांग है कि भर्ती घोटाले की भी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए, ताकि राजस्थान और हमारे नेताओं के जो संबंध है उनके विषय में भी जांच हो सके, और जो 600 पद भरे गए, उन 600 पदों में उत्तराखंड के लोगों को जो मौका नहीं मिला, उसकी भी जांच होनी चाहिए। नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण कराना आवश्यक है। अगर किसी की भी नियुक्ति किसी सरकारी अस्पताल में नर्सिंग में होती है तो नर्सिंग काउंसिल ऑफ उत्तराखंड में उसका पंजीयन होना चाहिए, लेकिन इन नियुक्तियों में इस नियम का पालन नहीं किया गया। इस प्रकरण की भी जांच आवश्यक है। दूसरा विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज आपके समाचार पत्रों के माध्यम से भी पता चला और पिछले कई लंबे समय से लॉ एंड ऑर्डर पे हम लोग बात कर रहे थे। आप लोगों ने को धन्यवाद देना चाहता हूं, उत्तरकाशी जनपद की वो 4 बहनों की कहानी आप लोगों ने अच्छे से दिखाई, लेकिन सरकार ने कल के दिन तक भी कोई कार्रवाई उसमें नहीं करी। उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला, जो कानूनी उनका अधिकार है वो नहीं मिला। बेलड़ा में जिन 2 लोगों की हत्या हुई, एक पुलिस कस्टडी में हुई, एक पहले भी, और जो SC/ST एक्ट है उसके तहत जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उससे पहले मैंने बिपिन रावत का जिक्र आपके सामने किया था कि बिपिन रावत को इतना मारा गया कि वो 10वें दिन उसकी मृत्यु हो गई। 10 दिन तक पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। जब राजेंद्र भंडारी और मैं स्वयं धरने में बैठे तो उसके बाद तब अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अब नए प्रकरण, ये महिला को बंधक बनाकर 7 लाख की लूट, ये कल की घटना है बसंत विहार। उसके अलावा एक नौजवान ने कलेक्ट्रेट भवन में लटक के अपनी जान दी है। उसका शव मिला, लटका या हत्या हुई ये पता नहीं। पुलिस विभाग बुरी तरीके से नाकाम है, फेल है, और अपराधियों को संरक्षण दिए हुए है। अभी तक अंसल वैली में जिसके घर में आक्रमण हुआ, जिसकी दीवार तोड़ी गई, उसके ऊपर तो मुकदमा दर्ज करा गया 307 का, लेकिन वो अपराधी, वो वार्ड मेंबर्स जो उसमें 4 शामिल थे, उसमें जो अपराधी शामिल थे, उनके खिलाफ पुलिस ने एक कदम बढ़कर भी कोई कार्रवाई नहीं करी। और मेरा साफ आरोप है कि पुलिस का उन अपराधियों को, ऐसे लोगों को संरक्षण प्राप्त हो रहा है, चाहे वो जमीनों को खुर्द-फुर्द करने के मामले हो, जमीनों में कब्जे के मामले हो, चाहे वो खनन हो, हर जगह पुलिस का रोल नेगेटिव है। और कहीं ना कहीं सरकार की से इस पे है, तभी इस तरीके के कृत्य हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर इतनी बुरी तरह का, एक तरफ मुख्यमंत्री इन्वेस्टमेंट समिट कर रहे हैं, लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा चेहरा सामने आ रहा है, कोई भी कंपनी उस स्टेट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करती जहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, ये सब जानते हैं। सड़कों की स्थिति खराब, बिजली 24 घंटे उपलब्ध नहीं है, डेंगू जैसी एक छोटी सी बीमारी महामारी का रूप इस उत्तराखंड में ले रही, सरकार सोई रह रही है। आपदा से निपटने में सरकार फेल है। 17 लोग करंट से मरते हैं, 23 लोग पानी में बह जाते हैं, चट्टान गिरने से 40 से ज्यादा लोग सड़कों में मर जाते हैं, 3 महीने से ज्यादा 400 से ज्यादा सड़कें इस प्रदेश में बंद रहती हैं। तो कौन इंडस्ट्री यहाँ पैसा इन्वेस्ट करने आएगी? यह हमारे लिए चिंता का विषय है। जब तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा, जब तक सड़कों की दशा ठीक नहीं होगी,
बिजली पर्याप्त मात्रा में लोगों को उपलब्ध नहीं होगी और काम करने का माहौल हमारे प्रदेश में नहीं होगा, तब तक इंडस्ट्रीज यहाँ नहीं आएगी, खाली करार होंगे। और फर्जी करार में कहूंगा, जो कंपनीज यहाँ काम कर रही है ऑलरेडी, जो रोपवे में काम कर रही है, गाजियाबाद में उसका ऑफिस है, कैलकाटा बेस्ड वो कंपनी है, लेकिन उस कंपनी से करार लंदन जाके किया जा रहा है, ऐसी स्थिति होंगी। एक कंपनी और ऐसी है जिससे 2000 करोड़ का करार किया गया है, आज से 2 साल पहले उसकी टोटल वर्थ 28 लाख मात्र, लेकिन उस कंपनी से 2000 करोड़ का करार किया गया है। जल्दी ही जब उसके कागजात पूरे उपलब्ध होंगे, मैं उस कंपनी का नाम भी खुलकर आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। तो ये जो आंकड़ेबाजी का खेल सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि अपने जो दाग है उनको छिपाने की कोशिश है, चाहे वो पटवारी पेपर लीक है, चाहे वो SSC भर्ती घोटाला है, चाहे केदारनाथ है, चाहे अंकिता भंडारी मर्डर केस है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के जो मामले हैं, उन सबको ढकने का ये मेकअप मैं कहूंगा सरकार कर रही है, ताकि पोत पात के जो है इन्वेस्टमेंट मीट के नाम पर पुरानी चीजों का चर्चा खत्म हो जाए, लेकिन इससे राज्य का भला होने वाला नहीं है। गुजरात की कंपनीज को जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां काम दिलवाए जा रहे हैं, प्रेशर किसका है इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। ये केवल उत्तराखंड की बात नहीं है, जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्यों में है, उन राज्यों में अगर आप जांच कर लें बारीकी से, तो मैक्सिमम काम गुजरात से रिलेटेड कंपनियों को दिए जा रहे हैं। और मैकेंजी ग्रुप के बारे में पिछली बार भी जब मैंने प्रेस की थी, आप लोगों ने छापा था, आपको धन्यवाद। मैकेंजी पे आज तक सरकार और सरकार के जो प्रवक्ता हैं या जो उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं एक शब्द नहीं बोल रहे। बताए ना 2.5 लाख रुपया प्रत्येक दिन के हिसाब से क्यों कंपनी को भुगतान किया जा रहा है, जबकि 9 महीने में एक कदम भी वो कंपनी आगे नहीं बढ़ी है। डाउटफुल कंपनी है, कई देशों में ब्लैकलिस्टेड कंपनी है। ऐसी कंपनी को एक कर्ज से भरे हुए डूबे हुए राज्य में एक आर्थिक बोझ और क्यों 80 करोड़ 90 करोड़ रुपए या 100 करोड़ का करार उससे किया गया है। फिर इन समिट्स की क्या जरूरत है? जब आपने कंपनी से करार कर लिया कि वो इन्वेस्टमेंट लेके आएगी, तो फिर ये समिट करने के नाटक क्यों सरकार कर रही है? इस बात का जवाब दें। बीजेपी के प्रवक्ता और पार्टी और सरकार तीनों को मैं चैलेंज करता हूं कि जो त्रिवेंद्र रावत के सरकार के टाइम पे समिट दिखाया गया था, उस समय के समाचार पत्रों के समाचारों को, वर्तमान के समाचार पत्रों के समाचारों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तब के दिखाए हुए विजुअल्स को और आज के विजुअल्स को मिला लीजिए, लगभग कॉपी पेस्ट है। केवल त्रिवेंद्र रावत की जगह पर धामी जी आ गए हैं, राजनाथ सिंह की जगह पर कोई और आ जाएगा, लेकिन बयान एक से हैं। लेकिन वो 7 लाख लोगों को रोजगार देने वाले जो कटआउट्स थे, जो उस तरीके के होर्डिंग्स लगे थे, उसमें वो कहां 7 लाख रोजगार गए, इसकी जानकारी चाहिए। अगर वो 7 लाख लोगों को रोजगार अगर मिला होता, तो भारत देश के बेरोजगारी दर का जो आंकड़ा है, जो 4% का है, वो 7 दशमलव कुछ उत्तराखंड का नहीं पहुंच जाता। 1 साल के अंदर हम लोग दुगने बेरोजगारी दर तक हम पहुंच गए हैं। तो ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय है और मैं चाहूंगा कि बीजेपी के लोग इस पर अपना साफ बयान दें, घुमा फिरा के बात ना करें। मैकेंजी पे वो बोले, गुजरात कैलकाटा बेस्ड कंपनी पे बोले, जो रोपवे पे मनसा देवी इत्यादि में पहले काम कर चुकी है, उस पर 1,000 करोड़ का करार उससे क्यों किया गया, इस पर वो अपना वक्तव्य दें। वो इस बार पे अपना वक्तव्य दें कि उत्तराखंड में बेरोजगारी दर देश की बेरोजगारी दर से दुगनी क्यों हो गई, इस बात का दें। और जो 7 लाख लोगों को रोजगार की बात त्रिवेंद्र रावत के टाइम पर होर्डिंग लगे थे, दे दिए गए हैं रोजगार का, उनके बारे में वो अपना पक्ष सामने रखें। एम्स अस्पताल की अनियमितता है। पूर्व में भी हड्डी और कंकाल खरीद में बड़ा घोटाला हुआ, मशीन खरीद में घोटाला हुआ, सीबीआई जांच बैठी, लेकिन 600 लोगों की जो नियुक्तियां वहां नर्सिंग में हुई, नर्सिंग काउंसिल ऑफ उत्तराखंड में उनका पंजीयन होना आवश्यक था, जो नहीं किया गया। राजस्थान से ही 600 लोगों की नियुक्तियां कर दी गई। मेरा आरोप है कि उन नियुक्ति की जांच होनी चाहिए, नेताजी की भी जांच होनी चाहिए कि वो राजस्थान के प्रभारी थे और उस प्रभारी के तौर पर कार्य करते हुए कौन ऐसे लोगों से उनकी मुलाकात हुई जिससे एक ही स्टेट के इतने सारे लोग उत्तराखंड में नौकरियों में आ गए, और उत्तराखंड के जो नौजवान नवयुवतियां नर्सिंग करे हुए ट्रेन लोग थे, उनके अधिकारियों का हनन हुआ। और कहीं मुझे डाउट है इस बात का कि कहीं कोई राजस्थान का हाकम सिंह इसमें इन्वॉल्व ना हो, इसलिए इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरा, उत्तराखंड में
लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही, चाहे वो विपिन रावत का केस हो, अंकिता भंडारी मर्डर केस हो, ममता मर्डर केस हो, पिंकी मर्डर केस हो, जगदीश आर्या मर्डर केस हो, ब्लेडा का कांड हो, वो कांडों पे जो सरकारी मदद मिलनी चाहिए कानून की तरफ से वो भी नहीं मिली। साथ में कल जो यहाँ घटना घटी है, एक महिला को चाकू दिखाकर 7 लाख रुपए की लूट हुई है बसंत विहार में, राजधानी में ये हुआ है। हरिद्वार में एक लड़के ने को फांसी में लटका हुआ पाया गया, उसकी हत्या हुई या उसने खुद सुसाइड किया। ये ऐसे केसेस हो रहे हैं और अस्पतालों के में भी बड़ी स्थिति दयनीय है। अभी आप ही के बीच के एक साथी बता रहे हैं कि जौनसार से कोई लड़की आई और दून अस्पताल में देखरेख की कमी या अटेंडेंट उसको ठीक से नहीं किया गया, उसकी मृत्यु हो गई। 17-18 साल की लड़की है। तो तमाम चीजों में सरकार फेल है, कानून व्यवस्था फेल है, पुलिस का संरक्षण अपराधियों को ज्यादा है। मैंने कहा अंसल वैली वाला मामला अभी तक नहीं सुलझा। जिन अपराधियों ने उस व्यक्ति के घर में आक्रमण किया वो खुलेआम घूम रहे हैं और उस व्यक्ति जिसके ऊपर आक्रमण हुआ, जो जिसको प्रताड़ित किया, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की हुई, वो कोर्ट से जीत गया है। लेकिन आज भी वो न्याय की गुहार लगा रहे, अपराधियों को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। पुलिस के आला अधिकारी लगातार अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और इनका ध्यान नहीं है। आतंकवादी यूपी के एसटीएफ पकड़ती है, हमारी यूपी की पुलिस इंटरवीन करती है। उधम सिंह नगर में बिना पुलिस को बताए हुए गोलाबारी होती है जिसमें देश प्रमुख की पत्नी मरती है। और विपिन रावत जैसे अनेकों, जगदीश आर्या जैसे अनेकों केस इस प्रदेश में हो रहे हैं। अपराधियों का हौसला बुलंद हो रहा है और अपराधियों के लिए संरक्षण स्थली, शरण स्थली बन गई है ये उत्तराखंड। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। इन्हीं विषयों को लेकर आज की है मेरी आप लोगों से मुलाकात।